नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज की कहानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की है। चंद्रगुप्त नाम के कई सम्राट भारत में हुए हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के काफी पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए थे। विक्रमादित्य उनका टाइटल, विक्रम और आदित्य दोनों को मिलाकर विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतना प्रसिद्ध हुए कि उन्हें विक्रमादित्य ही कहा जाने लगा। बाद में कई राजाओं ने विक्रमादित्य टाइटल अपने नाम के आगे लगाया। जब मैं छोटा था, राजा विक्रमादित्य की तमाम कहानियां गांव में प्रचलित थीं और उन कहानी में उन्हें विक्रमादित्य नहीं कहा जाता था, विक्रमाजीत कहा जाता था। विक्रमाजीत। तो आज मैं विक्रमादित्य की एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। कहानी इस तरह है। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने शत्रु से हार गए और उस शत्रु ने उनका पूरा राजपाट छीन लिया। वे भटकने लगे इधर उधर। भटकते भटकते वे एक दूसरे राजा की राजधानी में जाकर पहुंचे जो उनका रिश्तेदार था। विक्रमादित्य अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे। रिश्तेदार उनको देखकर काफी प्रसन्न हुआ और विक्रमादित्य भी संकोच कर रहे थे। दरअसल व्यक्ति जब असहाय स्थिति में होता है तो उसको समझ में नहीं आता कि किसके पास जाए, किसके पास न जाए। और जो विक्रमादित्य इतना प्रतापी राजा था, चक्रवर्ती राजा था, उसके लिए तो और ज्यादा मुश्किल थी। लेकिन जिस तरह से विक्रमादित्य के रिश्तेदार ने विक्रमादित्य का स्वागत किया, उससे राजा विक्रमादित्य के मन की शंकाएं पूरी की पूरी निर्मूल हो गई और विक्रमादित्य हाथ पैर धुले। राजा ने उनको कपड़े दिए बदलने के लिए। उसके बाद डाइनिंग टेबल पर, डाइनिंग हॉल में दोनों लोग बैठे, क्योंकि राजा विक्रमादित्य कई दिन से भूखे थे और उनको बहुत तेज भूख लगी हुई थी। जो राजा विक्रमादित्य के रिश्तेदार थे वो भी हाथ पैर धुलने के लिए बाथरूम की ओर गए। उसके पहले उन्होंने अपना नौलखा हार निकाला और खूंटी पर टांग दिया जो डाइनिंग हॉल में थी। पहले होती थी खूंटी जिस पे लोग कपड़े या कोई और चीज टांग दिया करते थे। राजा विक्रमादित्य डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और जब उनका रिश्तेदार लौट कर आया तो उसका हार गायब हो चुका था। और हार गायब किसने किया था? हार उस निर्जीव खूंटी ने निगल लिया था। राजा ने पूछा, मेरा हार कहां गया? खाना खाने के पहले उसे वे फिर से पहनना चाह रहे थे। विक्रमादित्य ने कहा कि आपने कहां, जहां रखा होगा वहीं होगा। उन्होंने कहा, मैंने तो इस खूंटी पर टांगा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि आपने कहां टांगा था और अब वहां नहीं है तो कैसे नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप इस कमरे में अकेले थे, फिर मेरा हार कहां चला गया? राजा विक्रमादित्य को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने धैर्य के साथ जवाब दिया, मुझे नहीं पता कहां चला गया और मैंने तो यह भी नहीं देखा था कि आपने हार कहां टांगा था। अब राजा विक्रमादित्य के रिश्तेदार और नाराज हो गए। तर्क वितर्क होने लगा। राजा विक्रमादित्य पूरी विनम्रता के साथ उनके सवालों का जवाब दे रहे थे और जवाब भी क्या देना था, बार बार मना कर रहे थे कि मैंने तो देखा ही नहीं कि आपने हार कहां टांगा था, फिर उसको लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उनके रिश्तेदार आग बबूला हुए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बहस होती रही। बहस क्या, एक तरफा वाद विवाद होता रहा। राजा विक्रमादित्य विनम्रता के साथ अपनी बात कहते रहे
और उनका रिश्तेदार उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा। जब राजा विक्रमादित्य लगातार इस बात से मना करते रहे कि उन्हें नहीं पता था कि हार कहां टंगा है और उनके लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, तब उन्होंने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा, देखिए आप मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन मुझे मजबूर होकर आपकी तलाशी लेनी पड़ रही है। अपने नौकर से उन्होंने कहा कि इनके सारे कपड़े उतरवाओ और इनकी तलाशी लो। रिश्तेदार वहीं खड़े थे। नौकर ने राजा विक्रमादित्य के सारे कपड़े उतारे और ढंग से चेक किया, ढंग से जांचा परखा। सवाल ही नहीं उठता था कि हार उसमें होता, हार तो खूंटी ने निगल लिया था। फिर भी रिश्तेदार नहीं माने। उन्होंने कहा, इस कमरे में कोई नहीं आया, अभी खाना भी नहीं आया, कोई नौकर भी नहीं आया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपकी बात सही है, इस कमरे में कोई नहीं आया, लेकिन मैं फिर से अपनी बातें दोहरा रहा हूं, मैंने तो यह भी नहीं देखा था कि वह हार कहां पर आपने टांगा था, कहां पर रखा था। अब रिश्तेदार ने कहा राजा विक्रमादित्य से कि तुम जितनी जल्दी हो सके अपने कपड़े पहनो और मेरा राजमहल छोड़ दो। मजबूर, विवश, अपमानित राजा विक्रमादित्य उन्होंने अपने कपड़े पहने और तेज कदमों के साथ लगभग दौड़ते हुए राजमहल से बाहर आ गए, दुखी, खिन्न, और यह सोचते हुए कि उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर उनके साथ यह गलत कैसे हो रहा है। चले जा रहे थे, चलते चलते राज्य की सीमा के बाहर पहुंच गए। भूख उनकी बहुत तेज हो गई थी, चला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने देखा कि एक तालाब में एक नाली से पानी बहकर जा रहा है और नाली लगातार ऊंची होती चली गई थी। मतलब पानी किसी ऊंचाई से आ रहा था और ढाल तालाब की तरफ था, जिसकी वजह से पानी तालाब में गिर रहा था। राजा विक्रमादित्य को पता था कि इस तरह की परिस्थिति में मछलियां जल प्रवाह के विपरीत तैरने का आनंद लेती हैं, जल क्रीड़ा करती हैं। वे नाली के पास गए, उनका अनुमान सही था। तालाब से मछलियां निकलकर ऊंचाई की तरफ तैर रही थी। थोड़ा ऊंचे तक तैरती, उसके बाद फिर वापस आ जाती, फिर तैरती, फिर वापस आ जाती। राजा विक्रमादित्य दम साधकर उस नाली के किनारे बैठ गए और साधना करने वाले व्यक्ति थे, निश्वास से बैठ गए और जैसे ही एक बड़ी सी मछली उनके सामने आई, उन्होंने उसे दबोच लिया अपने हाथों से। पूरी फुर्ती उस विक्रमादित्य ने, जो चक्रवर्ती सम्राट था, उसी तेजी का इस्तेमाल किया राजा विक्रमादित्य ने। और एक योगी जैसी साधना के साथ वो बैठे हुए थे, इसलिए मछली को जरा सा भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि वहां किसी और की भी उपस्थिति है। इस वजह से सारी की सारी मछलियां जल क्रीड़ा में मग्न थी। मछली पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसे बाहर रखा। इधर उधर देखा, दो पत्थर के टुकड़े दिखे, दोनों को आपस में रगड़ा और जैसे पाषाण युग में पत्थरों को रगड़कर चिंगारी पैदा की जाती है, उसी तरीके से चिंगारी पैदा की। और उनका फिलहाल तो भाग्य ही कहा जाएगा कि उस जगह सूखी घास का गट्ठर पड़ा हुआ था। उस पत्थर की रगड़ से जो चिंगारियां पैदा हुई, उन्होंने उस सूखी घास के गट्ठर में आग लगा दी। राजा विक्रमादित्य ने वह मछली उस जलती हुई सूखी घास पर रख दिया। थोड़ी देर में मछली भून उठी। राजा विक्रमादित्य इतना प्रसन्न हुए जितना अपने यहां के
जो 56 व्यंजन कहे जाते हैं, और अगर 56 से ज्यादा भी व्यंजन रहे होंगे तो उन्हें देखकर प्रसन्न नहीं हुए रहे होंगे। उन्होंने मछली आग से निकाली, नाली के किनारे एक सुरक्षित जगह पर रख दी और हाथ धुलने चले गए। बहते हुए पानी में उन्होंने हाथ धुला और उसके बाद फिर धीरे धीरे थके कदमों से उनका शरीर जवाब दे रहा था, वो मछली की तरफ बढ़ने लगे। उनकी नजर पूरी तरह से मछली पर लगी हुई थी, जिसे गिद्ध दृष्टि कहा जाता है। जैसे गिद्ध अपने शिकार को देखता है, आकाश से भी देख लेता है, ताड़ लेता है। और जैसे ही राजा विक्रमादित्य उस जली हुई भुनी हुई मछली के पास पहुंचे, वो भुनी हुई मछली उछली और नाली में कूद गई, और कूद गई बहते बहते फिर से तालाब में चली गई। और न केवल तालाब में चली गई, इस घटना के बाद मछलियों ने अपनी जल क्रीड़ा भी बंद कर दी और राजा विक्रमादित्य फिर से एक बार भूखे थोड़ी देर वही नाली के पास बैठे रहे और उसके बाद फिर लेट गए। उनका शरीर पूरी तरह से जवाब दे रहा था। गांव में इस वाक्य को भुनी हुई मछली के पानी में गिरने को कहा जाता है भूनी मछली जलमा परी, भूंजी मछली जलमा परी। ये कहानी काल्पनिक है। राजा विक्रमादित्य कभी कोई युद्ध नहीं हारे थे, लेकिन कहानी का उद्देश्य एक मैसेज देना है। वह मैसेज यह है कि मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान। मनुष्य बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। ज्योतिष में यही मैसेज महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाओं में ग्रह देते हैं। जिस समय खराब महादशा, उसमें खराब अंतरदशा और खराब प्रत्यंतर होता है, आप निश्चित मानिए व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, व्यक्ति कितना भी धार्मिक प्रवृत्ति का क्यों ना हो, व्यक्ति कितना भी निर्विवाद क्यों ना हो, व्यक्ति हमेशा शुभ कर्म करने वाला क्यों ना हो, उसका हित होता ही होता है। और जब समय बदलता है, सही महादशा आती है, शुभ महादशा आती है, शुभ अंतरदशा आती है और शुभ प्रत्यंतर दशा आती है, तब इसका उल्टा होता है और व्यक्ति को बिना कुछ किए समृद्धि मिलती है, ख्याति मिलती है, सम्मान मिलता है, धन मिलता है। बस आज की कहानी इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। यदि आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।